नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान आखिर क्यों सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। जी हाँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो वक्त के साथ बदलता है, सीखता है और सबसे जरूरी बात, अपनी और अपने लोगों की हिफाजत के लिए इसके अंदर ही कुछ बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं। तो चलिए सीधा आज के सवाल पर आते हैं। सवाल है कि इन पर टिप्पणी लिखें। ग्रहण का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन और विधि का शासन। अंग्रेजी में क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं ना, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारे संविधान के पूरे ताने बाने को एक साथ जोड़कर रखते हैं। ये सब आपस में ऐसे जुड़े हैं जैसे किसी बड़ी सी पहेली के अलग अलग टुकड़े। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1950 में। सोचिए, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, अपना नया नवेला संविधान लागू हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। उन सैकड़ों कानूनों का क्या होगा जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे? क्या उन सभी को एक झटके में उठाकर फेंक दिया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब एक बहुत ही अनोखे और क्रिएटिव सॉल्यूशन में मिला। और इस सॉल्यूशन को नाम दिया गया ग्रहण का सिद्धांत। जी हाँ, बिल्कुल सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की तरह। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सूरज की तरह हैं और जो पुराने कानून हैं वो पृथ्वी की तरह। तो जब कोई पुराना कानून हमारे इन मौलिक अधिकारों के रास्ते में आता है तो ये मौलिक अधिकार उस पर एक परछाई डाल देते हैं, उस पर एक ग्रहण लगा देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13(1) यही बात कहता है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं कि वो कानून मर गया है। नहीं, वो कानून सिर्फ सो गया है, मतलब इनएक्टिव हो गया है। ये अतीत को पूरी तरह मिटाए बिना भविष्य को अपनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। अगर ये बात थोड़ी थियोरेटिकल लग रही है तो चलिए एक असली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 1955 के मशहूर केस की। ये किसी कानूनी थ्रिलर से कम नहीं है। पहला सीन, साल है 1948, संविधान बनने से पहले का वक्त। एक कानून बनता है जो राज्य सरकार को मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर पूरा कंट्रोल देता है। दूसरा सीन, साल 1950, संविधान लागू होता है और कहता है कि हर नागरिक को कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। बस ये नया मौलिक अधिकार उस पुराने कानून पर ग्रहण लगा देता है। वो कानून अब शांत पड़ जाता है। तीसरा सीन, साल 1951, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। संविधान में एक संशोधन होता है जिससे राज्य को फिर से कुछ व्यापारों पर एकाधिकार करने की शक्ति मिल जाती है। और अब आता है चौथा और आखिरी सीन, जहां जादू होता है। जैसे ही संविधान बदला, उस पुराने 1948 वाले कानून पर से ग्रहण की छाया हट गई और वो कानून जो मरा नहीं था, सिर्फ सो रहा था, वो अपने आप फिर से जिंदा हो गया। उसे दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इस सिद्धांत की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण था। तो ये तो बात हो गई पुराने कानूनों की। संविधान ने उन्हें बड़ी ही समझदारी से संभाल लिया। लेकिन एक और भी बड़ा और ज्यादा डरावना सवाल था। वो सवाल था खुद संविधान का क्या? क्या होगा अगर कोई सरकार सत्ता में आकर संविधान को ही इतना बदल दे कि उसकी आत्मा ही खत्म हो जाए? क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को ही हमसे छीन ले? ये सवाल कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र पर एक काले बादल की तरह मंडराता रहा, जब तक कि एक ऐतिहासिक फैसले ने इसका जवाब हमेशा के लिए नहीं दे दिया। और वो जवाब आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका है। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद के पास संविधान को बदलने की शक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने ऐलान किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को, उसकी बुनियादी संरचना को, उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकती। ये फैसला हमारे संविधान के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया, एक ऐसा किला जिसे कोई भी बहुमत तोड़ नहीं सकता। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये मूल ढांचा आखिर है क्या? देखिए, ये कोई पत्थर पर लिखी हुई लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समझदारी दिखाते हुए इसकी कोई आखिरी सूची नहीं दी ताकि ये समय के साथ साथ विकसित हो सके। लेकिन जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, कोर्ट ने समय समय पर इसके कुछ जरूरी हिस्सों के बारे में बताया है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, मतलब देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति नहीं।
सरकार का लोकतांत्रिक होना, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का बंटवारा ताकि कोई एक संस्था, चाहे वो सरकार हो, संसद हो या अदालत, तानाशाह ना बन जाए। और हाँ, विधि का शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसी का हिस्सा हैं। ये वो खंबे हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है और संसद इन्हें हिला भी नहीं सकती। वाकई ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गहरे विषयों को आसान भाषा में समझाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हिम्मत देता है। तो ठीक है, हमने संविधान के लिए एक सुरक्षा कवच तो बना लिया, जिसे हमने कहा मूल ढांचा, लेकिन हर कवच के लिए एक रक्षक भी तो चाहिए, है ना? तो इस मूल ढांचे का प्रहरी कौन है? वो कौन है जो संसद पर नजर रखेगा कि कहीं वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार तो नहीं कर रही? इसका जवाब हमारी न्यायपालिका की शक्ति और एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जो किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। इस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। इसे आप न्यायपालिका के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की तरह समझ सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए हर कानून की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। वो ये देखते हैं कि कहीं ये कानून संविधान की सीमाओं को लांघ तो नहीं रहा, कहीं ये मूल ढांचे पर कोई चोट तो नहीं कर रहा, और अगर उन्हें ऐसा कोई भी कानून मिलता है तो वो उसे तुरंत असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकते हैं, उसे शून्य कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढांचे का प्रहरी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की ये शक्ति खुद भी मूल ढांचे का एक अटूट हिस्सा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि संसद कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो अदालतों से उनकी समीक्षा करने की, उनकी जांच करने की शक्ति ही छीन ले। ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी खुद ताले के अंदर ही है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम आते हैं उस आधारशिला पर जिस पर यह पूरा महल टिका है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 इसी के बारे में है और इसके दो बहुत जरूरी पहलू हैं। पहला, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, वो है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। कानून अंधा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक। हर कोई कानून के सामने बराबर है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। दूसरा पहलू जो हमने अमेरिका से लिया है, वो है विधियों का समान संरक्षण। ये थोड़ा और गहरा है। ये कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए अलग कानून हो सकते हैं और बड़ों के लिए अलग, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि कानून न सिर्फ बराबर हो बल्कि निष्पक्ष भी हो। तो अब जब हमने इन चारों सिद्धांतों के सफ़र को पूरा कर लिया है तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखता है कि ये कोई चार अलग अलग बिखरे हुए आइडियाज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक साथ मिलकर एक अद्भुत, एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे संविधान के वो चार अदृश्य खंबे हैं जो उसे हर आंधी तूफान से बचाते हैं और उसे इतना अनोखा और मजबूत बनाते हैं। चलिए एक आखिरी बार इन चारों खंभों को एक साथ देखते हैं। ग्रहण का सिद्धांत अतीत की परछाइयों को आज पर हावी होने से रोकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत भविष्य में होने वाले किसी भी हमले से संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन एक चौकस पहरेदार की तरह इस आत्मा पर पहरा देता है और इन सब के नीचे नींव के तौर पर विधि का शासन ये पक्का करता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून हमेशा हमेशा उससे ऊपर रहेगा। यही चारों मिलकर भारत के संविधान को सिर्फ शाही और कागज का एक दस्तावेज होने से बचाते हैं और इसे हमारे लोकतंत्र के लिए एक जीता जागता, धड़कता हुआ दिल और एक सर्वोच्च मार्गदर्शक शक्ति बनाते हैं।